नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगम ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल अपनी क्लास नहीं हो पाई क्योंकि स्टूडियो का काम चल रहा था, थोड़ी सी लाइटिंग वगैरह का काम बाकी रह गया था, इसलिए क्लास नहीं ले पाया। उसके लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अब लगातार क्लास होगी। और जो पिछली क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने महाराणा प्रताप के बारे में बात कर रहे थे ना। और अब तक हमने महाराणा प्रताप के बारे में, महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र के बारे में बात कर ली थी ना। तो एक तो हमने शुरुआत में ये बात की थी कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस प्रकार से हुआ पिछली क्लास में हमने, है ना, कि किस प्रकार से कृष्णदास चुंडावत के कहने पर प्रताप को राणा घोषित किया गया। फिर हमने ये बात की थी कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, कि जेठ सुदी तृतीया विक्रम संवत 1597 दिन रविवार 9 मई 1540, इस दिन हल्दी घाटी का मेला बोलता है, महाराणा प्रताप का जन्म स्थान। उसके बाद हमने बात महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, दादा राणा सांगा, माता जयवंताबाई, नाना अखेरा सोनगरा पाली वाले, बचपन का नाम राणा कीका जो छोटे बच्चे का सूचक है, साहित्य में पाथड़, वीर शिरोमणि, हल्दी घाटी का शेर, शेर है राजस्थान। प्रताप के गुरुजी आचार्य राघवेंद्र, प्रिय घोड़ा चेतक, प्रिय हाथी राम प्रसाद और लूणा। इसके बाद में हमने प्रताप की राजधानी चावंड, प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को, कहां पर, तो गोगुंदा में। फिर विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ। प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को, कहां पर, चावंड में। प्रताप की छतरी भी हमने पढ़ ली थी, बांडोली, 8 खंभों की छतरी, प्रमुख रानियां अजमदे पवार, फूल कवर, ये सारी बात अपने हो गई थी पिछली क्लास में ना। उसके बाद हमने अकबर द्वारा जो प्रताप को भेजे गए शिष्टमंडल, जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास, टोडरमल, ये भी पूरी बात हमने कर ली थी। फिर हमने अकबर ने जो सेना का नेतृत्व किया था, सेना का गठन किया था, कहां पर, अजमेर में, और किस किस के नेतृत्व में सेना तैयार की, ये सारी बात हमने की थी। इसके बाद हमने क्या बात की कि मान सिंह अपनी सेना लेकर कहा मौलेला गांव, और प्रताप अपनी सेना लेकर लो सिंह गांव पहुंच गया था। प्रताप की सेना में कौन कौन थे, तो ये भी बात की हमने, हकीम का सूरी, कृष्णदास चुंडावत, मान सिंह सोनगरा, मान सिंह राठौड़, झाला मान सिंह, झाला बिद्दा, राम शाह तंवर, प्रताप सिंह तंवर, भीम सिंह डोडिया, आचार्य राघवेंद्र, पुंजा भील, गोपीनाथ पुरोहित, जगन्नाथ पुरोहित, शिवदास और फतेहकरण चारण, ताराचंद और भामाशाह व्यापारी। ये सारी की सारी बात हमने पिछली क्लास में कर ली थी। चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करें और आगे बढ़े। तो एक बार ये देख लेते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध से पहले मान सिंह का सैन्य संचालन कैसा था। तो जैसा कि आप देख रहे हो, तो सेना की जो सबसे अग्रिम पंक्ति होती है उसको कहते हैं हरावल का पाक। तो देखो, मान सिंह की सेना में हरावल का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो हरावल का नेतृत्व कर रहे थे हासिम खां और जगन्नाथ कछवा, ये हरावल का सबसे अगली पंक्ति का। और जो पिछली पंक्ति होती है उसको कहते हैं चंदावल, और चंदावल की सेना का नेतृत्व कर रहे थे मैतर खां और माधो सिंह। ये जो भाग है ये दाया भाग है ना, दाया भाग, और दाएं भाग का नेतृत्व कर रहा था सैयद अहमद खां, और बाएं भाग में कौन थे, बाएं भाग में थे गजनी खां, और कौन था, लूणकरण कछवा। ये मान सिंह की सेना का संचालन था। लेकिन साथ ही साथ में हम देखते हैं महाराणा प्रताप की सैन्य संचालन कैसा था। तो जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, महाराणा प्रताप की हरावल का सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे, हकीम खां सूर, कृष्णदास चुंडावत, सांगा चुंडावत, भीम सिंह डोडिया। ये भीम सिंह जी कौन है, भीम सिंह डोडिया, रामदास राठौड़। केंद्र में कौन थे, स्वयं महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप के साथ भामाशाह और ताराचंद, और एक थे प्रताप सिंह तोमर जो राम सिंह तोमर के पुत्र थे। अगर बात करें बाएं भाग में, तो झाला मान सिंह देवड़ा, मान सिंह सोनगरा, ये प्रताप की सेना में बाएं भाग का संचालन कर रहे थे, और दाएं भाग में अकेले संभाल रहे थे राम सिंह तोमर। महाराणा प्रताप के चंदावड़ भाग में कौन कौन थे, तो पुंजा भील, गोपीनाथ पुरोहित, जगन्नाथ पुरोहित, रामचंद मेहता और जैसा बारट। ये प्रताप की सैन्य का संचालन था। और देखो, ये अभी वर्तमान में ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कारण ये है कि अब जो एग्जाम हो रहे हैं और जैसे परीक्षा में सवाल पूछे जा रहे हैं, वहां पर इस प्रकार के प्रश्न भी बन रहे हैं। रीट के एग्जाम में ये सवाल बन गया था कि प्रताप की सेना में हरावल में कौन नहीं था, इस प्रकार से प्रश्न बन गया था ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बात करें आगे,
तो देखो बात कहां की है, बात है राजसमंद जिले में एक गांव मौलेला, एक गांव है, कौन सा गांव है, मौलेला। मौलेला। और दूसरा एक गांव है लोसिंग गांव, दोनों ही गांव राजसमंद जिले में, ठीक है। अब देखो ये जो मौलेला गांव है, ये मौलेला गांव में कौन सेना लेकर आया हुआ है, मानसिंह सेना लेकर ठहरा हुआ है। और दूसरी तरफ कौन सा गांव, लोसिंग गांव, यहां पर सेना लेकर कौन ठहरे हुए हैं, महाराणा प्रताप। सेना का अनुपात मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि मानसिंह की सेना में करीब करीब 80,000 सैनिक थे और प्रताप की सेना में करीब करीब 20,000 सैनिक थे, मतलब 1:4 ये हिसाब था। और ये जो आंकड़ा दिया गया है, ये आंकड़ा किसने दिया, ये आंकड़ा दिया है कवि राजा श्यामल दास जी ने। और श्यामल दास जी का ग्रंथ कौन सा, तो वीर विनोद। यह भी हमने क्या किया था, पिछली क्लास में बात कर ली थी। अब देखो प्रताप के जो 20,000 सैनिक है, इन 20,000 सेना में भी अधिकतर सैनिक कौन थे, अधिकतर सैनिक थे भील, ज्यादातर सैनिक भील थे। और भील पहली बार खुले मैदान में युद्ध करने आए थे, इससे पहले भीलों ने कभी भी खुले मैदान में युद्ध नहीं किया था। अब देखना मजे की बात, तो ये जो मौलेला और लोसिंग गांव है, यहां से मौलेला से लोसिंग जाने के लिए एक पतली और संकड़ी घाटी है, और इसी घाटी को क्या कहते हैं, हल्दी घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, हल्दी घाटी कहते हैं, ठीक। हल्दी घाटी के एक तरफ मानसिंह, दूसरी तरफ प्रताप, और प्रताप की सेना में भी अधिकतर भील, जो पहली बार खुले मैदान में लड़ने आए थे। अब जो ट्रेंड सैनिक थे वो तो पॉलिसी बनाते हैं, नीति बनाते हैं कि कैसे युद्ध करना है, इधर मोर्चा संभालो उधर मोर्चा संभालो। और भीलों का जो परंपरागत युद्ध करने का तरीका था वो था छापामार पद्धति। वो ऐसी पॉलिसी में नहीं समझते हैं, युद्ध करना है मतलब हमला करो, सीधा एक ही अर्थ। देखो सीधी सी बात है, आप कोई गेम भी खेलोगे तो उसमें जो अच्छा प्लेयर होगा, क्रिकेटर ही क्यों ना हो, जो अच्छा प्लेयर होता है वो आते ही शॉट नहीं मारता है, वो शुरुआत में बॉलर को समझता है, मैदान को समझता है, बॉल कितनी स्विंग हो रही है, बॉल में कितना उछाल है, वो समझने में उसको 20-25 बॉल चाहिए। लेकिन जो पहली बार खेलने आया उसका तो माथा खराब, बोले ये क्या नौटंकी चल रही है, प्लेड कर रहा है कब से टप टप नहीं तो मुझे एक बार आने दे आगे, यही होगा ना। तो यहां पर जो ट्रेंड राजपूत सैनिक है वो कभी इधर मोर्चा संभालो, कभी ऐसे खड़े रहो, कभी ऐसे खड़े रहो। दिमाग खराब किसका हो रहा, भीलों का। बोले ये क्या नौटंकी चल रही है, अरे भाई आपसे नहीं हो रहा है तो नहीं हो, तो मुझे आने दो, हमें आने दो आगे। ये स्थिति को कौन समझ रहा था, ये स्थिति को समझ रहा था हकीम खां शूर। ये समझ गया कि भीलों में जोश है, और 2-4 दिन और बैठे रह गए और ये जोश ठंडा पड़ गया तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, बात थी 18 जून 1576, 18 जून 1576 की। हकीम खां सूरी ने भीलों की फौज लेकर क्या कर दिया, मुगलों पर अटैक कर दिया। और ये भीलों का पहला ही अटैक इतना भयानक हुआ कि मुगल मैदान छोड़कर भागे और 20 मील पीछे कहां पहुंच गए, खमनोर पहुंच गए। खमनोर कहां पड़ता है, राजसमंद में। और इसीलिए ध्यान रखना, अबुल फजल ने, किसने, अबुल फजल ने, ये अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कह रखा है, खमनोर का युद्ध कह रखा है ना। इसीलिए अब यहां पर अपन ने बात की कि मानसिंह के चंदावड़ की सेना में कौन था, मिहत्तर खां। ये मिहत्तर खां ने देखा कि मुगल फौज तो भाग रही, ये मिहत्तर खां ने क्या किया, अफवाह उड़ाई कि भागो मत, बादशाह सलामत स्वयं एक बड़ी फौज लेकर हमारी सहायता करने के लिए आ रहे। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह जी पहली बार सेनापति बने थे, फर्स्ट टाइम। अब मान सिंह जी को पता चला कि अकबर खुद बड़ी फौज लेकर आ रहा है और पता चला कि हम तो सेना लेकर भाग रहे हैं,
तो सेनापति से कहीं कांस्टेबल न बढ़ा दे। हालो पाचा, सेना लेकर वापस किस तरफ? हल्दी घाटी की तरफ। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर हल्दी घाटी में एक जगह है जिसको वर्तमान में कहते हैं रक्त तलाई। रक्त तलाई कहते हैं। यहां पर मुठभेड़ हुई थी और इतने भयानक तरीके से मुठभेड़ हुई तो कहते हैं यहां पर इतना खून बहा, कितना खून बहा कि राजपूतों के खून का एक तालाब बन गया और इसीलिए इसको रक्त तलाई कहते हैं। अब आप कल्पना करो कि जून का महीना, हमनौर जाकर वापस आए, स्थिति क्या रही होगी? दोपहर के 2-2:30 तो बज गए थे, प्रचंड गर्मी और हल्दी घाटी का मैदान, सिर का खून उबलने लग जाता। ऐसी स्थिति में भयानक तरीके से युद्ध। और देखो, हल्दी घाटी की मिट्टी की एक बड़ी विशेषता है, आप कभी भी हल्दी घाटी जाकर वापस आओ, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने हल्दी घाटी में भ्रमण किया और हल्दी घाटी की मिट्टी आपके कपड़ों पर ना लगे, ना धूल बहुत उड़ती है। स्थिति यह थी कि एक सैनिक दूसरे सैनिक की शकल भी नहीं पहचान पा रहा। और यहीं पर ध्यान रखना, एक महापुरुष मैंने आपको बताया था प्रताप की सेना में, अपने मुगलों की सेना में, क्या नाम बताया था? ये देखो, आसफ खां ना, आसफ खां यहां मौजूद था और एक इतिहासकार मौजूद था बदायूनी। ये आसफ खां ने जाकर बदायूनी से पूछा कि क्या करें, युद्ध का स्वरूप ऐसा हो गया है कि हमारा और पराया सैनिक समझ में नहीं आ रहा है। इस वक्त बदायूनी ने कहा था कि तुम तो बस आंख बंद करके तीर चलाए जाओ, मरे चाहे उधर का कि मरे चाहे इधर का, इस्लाम का तो फायदा ही है ना भाई। दोनों तरफ से लड़ने वाले अधिकतर कौन है? राजपूत थे, हिंदू थे। अधिकतर सामान्य सैनिक कौन थे? राजपूत। और इसीलिए बदायूनी ने कहा कि तुम तो बस आंख बंद करके तीर चलाए जाओ, मरे चाहे उधर का कि मरे चाहे इधर का, इस्लाम का तो फायदा ही। ये विडंबना है। खैर, युद्ध अपने परवान पर पहुंच चुका था और महाराणा प्रताप चेतक पर सवार था। अच्छा ध्यान रखना, महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को हाथी की सूंड लगाता था। इसका कारण यह था कि शत्रु पक्ष के हाथियों को क्या किया जा सके? कंफ्यूज किया जा सके। और यहां पर महाराणा प्रताप को सूचना मिलती है कि युद्ध भूमि में कौन आया हुआ है? बहलोल खां भी आया हुआ है। कौन आया हुआ है? बहलोल खां भी आया हुआ है। और ये बहलोल खां के साथ प्रताप का पुराना हिसाब था। क्या हिसाब था? ये बहलोल खां ने बताया जाता है, पन्ना धाय के एक बेटी थी कृष्णा, उसके साथ दुर्व्यवहार करके उसकी हत्या कर दी थी। इसलिए महाराणा प्रताप विशेष रूप से किसको ढूंढ रहा? ये बहलोल खां को ढूंढ रहा कि ये मिल जाए तो सबसे पहले आज उसी का हिसाब चुकता करूं। और सौभाग्य से प्रताप के टारगेट पर कौन आ गया? बहलोल खां। और इस वक्त मान सिंह एक हाथी पर सवार था। उस हाथी का नाम था मर्दाना। वो हाथी पे बैठे बैठे मान सिंह देख रहा कि प्रताप किसकी ओर बढ़ रहा है? बहलोल खां की ओर बढ़ रहा है। मान सिंह समझ गए कि प्रताप का निशाना बहलोल खां है। फटाफट अपने एक सैनिक को दौड़ाया, बोले बहलोल खां को बोलो पीछे आ जाए। बोले क्यों आ जाए? बोले प्रताप तेरी तरफ आ रहा है। ने कहा आने दो प्रताप को, तो अच्छी बात है, प्रताप को पकड़ूंगा, प्रताप को मारूंगा, बादशाह इनाम देगा। अरे भाई इनाम अबार थने दे दे, तू लारे बढ़ जिया। ये प्रताप के सामने गया। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रहे, हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा वर्णन मैंने बार बार कहा, किसने किया है? बदायूनी ने किया है। कौन सी पुस्तक में किया? मुंतखाब उत तवारिख की पुस्तक का नाम क्या है? मुंतखाब उत तवारिख। ये पुस्तक में बदायूनी क्या लिखता है? बदायूनी लिखता है कि प्रताप ने अपनी तलवार से बहलोल खां पर इतना तीव्र प्रहार किया कि घोड़े के साथ 1/2 दो टुकड़े कर दिए थे। बहलोल खां के तो 2 टुकड़े हुए, घोड़े के भी 2 टुकड़े हो गए। देखो सज्जनों, संभव है। विद्वान कहते हैं प्रताप की तलवार 30 किलो की है, अपने तो खाली यूं रखे तो भी 1/2 है। और प्रताप स्वयं अपनी तलवार से प्रहार करे
और बहलोल खां को चीर दे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये संभव है। अगला टारगेट खुद मान सिंह जी, जो हाथी पर बैठा हुआ था मर्दाने पर। अब प्रताप ने बताया जाता है अपने भाले से तेज प्रहार किया, इस पर, मान सिंह पर। और बदायूंनी लिखता है कि मान सिंह तो होद में बैठकर बच गया, लेकिन भाले की रफ्तार इतनी तीव्र थी कि भाले की हवा से ही हाथी चलाने वाला महावत मर गया। अब भाई हवा से तो नहीं मरा होगा, लेकिन विद्वान कहते हैं प्रताप का भाला 65 किलो, कुछ विद्वानों तो 81-82 किलो का भी बताया है, 65 किलो का भी मान लें तो 65 किलो का भाला तब तेज रफ्तार से सामने आता है ना, आदमी हार्ट अटैक से मर जाता है। तो संभव है कि उस महावत को क्या हो गया होगा, हार्ट अटैक आ गया होगा। अरे बदायूंनी को पता नहीं था उस जमाने में कि हार्ट अटैक नाम की भी कोई बीमारी होती, वो दैल से मर गया था ना। जब तेज रफ्तार से भाला है, आदमी वैसे ही मर जाए, मारने की कहां जरूरत है। अब इस समय क्या हुआ, एक दुर्घटना हो गई। प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसने इस मर्दाना नाम के हाथी के दांतों पर पैर लगा रखे थे जब प्रताप ने भाले से वार किया। और युद्ध के हाथियों के दांतों के अंदर खंजर लगे होते हैं, वो खंजर क्या कर गए, चेतक के घुस गए। चेतक बुरी तरह से घायल हो गया था। ऐसी स्थिति में प्रताप चेतक को ही देख रहा था, यह प्रताप का प्रिय घोड़ा था, तो प्रताप बड़ी दुखी मन से उसी को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि प्रताप की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, स्थिर नहीं है। और प्रताप की इस अवस्था को प्रताप के गुरुजी देख रहे, क्या नाम, आचार्य राघवेंद्र। ये आचार्य राघवेंद्र सीधे प्रताप के पास पहुंचे और प्रताप को कहा युद्ध भूमि से बाहर निकलो। प्रताप ने कहा गुरुजी क्या कह रहे हो, युद्ध भूमि से बाहर निकलो मतलब? बोले युद्ध भूमि से बाहर निकलो, अब तुम्हारा काम नहीं रहा यहां पर। प्रताप ने कहा क्या सिखा रहे हो, युद्ध से भागने का सिखा रहे हो? आचार्य राघवेंद्र ने कहा भागना नहीं कह रहे हैं, पीछे हटने को कह रहे हैं। और युद्ध में तो ये होता है, परिस्थिति कभी कभी अनुकूल नहीं होती है तो बैकफुट पे आना पड़ता है, कभी कभी फ्रंट फुट पे जाके खेलना पड़ता है ना। मौका अच्छा है तो आगे बढ़ के 6 भी मारा जाता है, और अगर बॉल खतरनाक आ रही है तो पीछे हटके प्लेट भी करना पड़ता है। इसमें क्या है? अरे गुरुजी ये बात तो ठीक है, लेकिन कल को दुनिया तो यही कहेगा कि प्रताप युद्ध भूमि से भाग गया। आचार्य राघवेंद्र ने कहा तो दुनिया को बताने के लिए युद्ध कर रहा है कि मेवाड़ के लिए युद्ध कर रहा है? अगर तू दुनिया को दिखाने के लिए युद्ध कर रहा है तो फिर मत कर, तू अपनी ड्यूटी कर। और हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप के संघर्ष की शुरुआत है, समापन नहीं। ये तो एक स्टार्टिंग मात्र है मेरे भाई। एक बार पीछे हटो, मौका देखेंगे फिर हमला करेंगे। एक बार तुम पीछे हटो। अरे गुरुजी मैं पीछे हट जाऊंगा, सेना में भगदड़ मच जाएगी कि प्रताप स्वयं मौजूद नहीं है। बोले नहीं मचेगी। बोले क्यों? अब देखो प्रताप के जैसी ही बॉडी पर्सनालिटी किसकी थी। हमने यहां पर देखो एक और राणा अपने झाला बीदा, क्या नाम, झाला बीदा, इसकी भी बॉडी पर्सनालिटी कैसी थी, महाराणा प्रताप के जैसी ही। तो ऐसी स्थिति में प्रताप के राजकीय प्रतीक चिन्ह किसको पहना दिए गए, झाला बीदा को पहना दिए गए। ध्यान रहे, खानवा के युद्ध में राणा सांगा के राजकीय प्रतीक चिन्ह झाला अज्जा ने धारण किए थे, और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के राजकीय प्रतीक चिन्ह किसने, झाला बीदा ने धारण किए थे। ये झालाओं ने बड़ा सहयोग किया है दादा पोते का। और प्रताप को क्या कर दिया गया, युद्ध भूमि से बाहर भेज दिया गया। पीछे मुगलों ने क्या किया, प्रताप समझ के किसको पकड़ लिया, झाला बीदा को, और पकड़ के लेके गए मान सिंह के पास। बोले प्रताप को पकड़ लिया। बोले शाबाश शाबाश। हेलमेट उतार के देखा कि डुप्लीकेट। अरे बोले ये कैसा प्रताप? बोले यही तो है महाराणा प्रताप। अरे ये महाराणा प्रताप नहीं है, ये तो कोई और है। बोले प्रताप कहां? पता चला ये प्रताप तो युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। अब देखो हल्दी घाटी के युद्ध से जैसे ही आप बाहर आते हो तो एक गहरा और बड़ा सा नाड़ा है। प्रताप की चिंता यह थी कि चेतक क्या हो चुका है, बुरी तरह से घायल हो चुका है, क्या ये इस नाले को पार कर पाएगा? प्रताप सोचते ही रह गया और चेतक ने क्या कर दिया, जंप मार दिया।
नाड़े से पार। जंप मारते ही नाड़ा तो पार हो गया, लेकिन चेतक सीधा वहीं पर धराशायी। चेतक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ध्यान रहे, राजसमंद जिले में यह एक गांव है बलीचा। कौन सा गांव है? बलीचा। कहां पड़ता है? बलीचा पड़ता है राजसमंद जिले में। और यहीं पर क्या बनी हुई है? चेतक की समाधि बनी हुई। अच्छा ध्यान रहे, यहां पर एक किस्सा और मशहूर है। एक ग्रंथ है सगत रासो, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह भी मौजूद था। और जब मुगलों ने महाराणा प्रताप का पीछा किया तो शक्ति सिंह का अचानक भाई के प्रति प्रेम जाग गया और इसने मुगलों का पीछा किया। और यहीं बलीचा गांव में प्रताप जब चेतक के पास में बैठा रो रहा था, तब शक्ति सिंह वहां पहुंचा और शक्ति सिंह ने मुगलों को मारकर चेतक का अंतिम संस्कार करवाया। और उसके बाद में अपना घोड़ा घोटक, अपन ने शुरुआत में बात की थी, घोटक, ये किसको सौंप दिया? प्रताप को। और प्रताप को वहां से बाहर निकाल दिया। अब यहां पर समस्या यह है कि क्या शक्ति सिंह हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद भी था? सगत रासो में गिरधर आशिया ने यह बात लिख दी है ना। ग्रंथ कौन सा है? सगत रासो। और सगत रासो के लेखक कौन है? गिरधर आशिया। लेकिन जो बदायूनी ने मुगलों की सेना की जो लिस्ट दी है उसमें शक्ति सिंह का नाम ही नहीं है। तो समस्या यह है कि हल्दी घाटी के युद्ध में तो शक्ति सिंह मौजूद ही नहीं था। तो फिर यह घटनाक्रम में सच्चाई क्या हो जाती है? थोड़ी सी संदेह के घेरे में आ जाती है। और कुछ विद्वानों का तो यहां तक कहना है, जैसे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा का कहना है, कि शक्ति सिंह इस समय तक जीवित ही नहीं था, बल्कि वो तो चित्तौड़ के घेरे के समय क्या कर गया था? काम आ गया था। तो ये एक विवाद का प्रश्न है कि क्या शक्ति सिंह इस यहां पर मौजूद था भी या नहीं था। खैर, अंत में अंतिम झड़प हुई 21 जून 1576 को। कहां पर? गोगुंदा में। और इसीलिए बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है। अब ध्यान रहे कि अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा? तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, अबुल फजल ने क्या कहा? खमनोर का युद्ध। क्या कहा है? खमनोर का युद्ध। जबकि बदायूनी ने क्या कहा इसको? बदायूनी ने कहा है गोगुंदा का युद्ध। इस युद्ध को हल्दी घाटी का युद्ध किसने कहा है सबसे पहले? तो ध्यान दे, हल्दी घाटी का युद्ध सबसे पहले कहा है कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्नल जेम्स टॉड ने यह नाम दिया है हल्दी घाटी का युद्ध। उससे पहले इसको खमनोर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध, ऐसे शब्द का प्रयोग हो रहा था ना। हल्दी घाटी का युद्ध ये नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टॉड ने। और कर्नल जेम्स टॉड ने ही हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। ध्यान रहे, हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। हाथियों का युद्ध। हमने बात की महाराणा प्रताप के हाथी के बारे में, लूणा, राम प्रसाद, अकबर के हाथी सवाई मर्दाना, गजमुक्ता, इनमें जबरदस्त मुठभेड़ हुई थी। इसीलिए इस युद्ध को क्या कहते हैं? हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। ध्यान रहे, अब बताया जाता है कि यहां पर मुगलों ने बड़ी कोशिश करके जब वो प्रताप को तो पकड़ ना सके तो प्रताप के हाथी राम प्रसाद को पकड़ा। किसको पकड़ा? राम प्रसाद को। और ये राम प्रसाद को किसके पास लेके गए? अकबर के पास लेके गए ना। अकबर ने कहा प्रताप को पकड़ा, बोले प्रताप तू पकड़ा नहीं, प्रताप का हाथी पकड़ के लाए। कौन सा? राम प्रसाद। अब बताया जाता है अकबर ने इस हाथी को क्या किया? इस्लाम में दीक्षित किया। इस्लाम में दीक्षित किया।
और इस्लाम में दीक्षित कर इस हाथी का नाम रख दिया पीर प्रसाद। क्या रख दिया? पीर प्रसाद। लेकिन हाथी किसका? महाराणा प्रताप का। इसने 18 दिन अनशन किया। अकबर ने गन्ना वगैरह बहुत लाके दिया, बोले खाओ, छुआ तक नहीं। 18 दिन अनशन किया और इस अनशन के बाद हाथी ने क्या कर दिए? प्राण त्याग दिए। अकबर को इस समय समझ में आ गया था कि जिस महाराणा प्रताप का हाथी मेरा अनाज नहीं खा रहा है, उस महाराणा प्रताप स्वयं कभी मेरी अधीनता स्वीकार करेगा, इसकी संभावना नहीं है। अकबर समझ तो अच्छे से गया था। ध्यान रहे, प्रश्न पूछ ले कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपने घायल सैनिकों का इलाज कहां पर करवाया? तो आपका उत्तर होना चाहिए कोल्यारी गांव में। कोल्यारी गांव कहां पड़ता है? उदयपुर ना। यहां पर क्या किया? आपने अपने घायल सैनिकों का इलाज करवाया। घायल सैनिकों का इलाज करवाया। कहां पर करवाया? कोल्यारी गांव में करवाया। ये ध्यान रहे, ठीक है। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद क्या हुआ? हल्दी घाटी के युद्ध में कौन जीता? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? यह भी विवाद है। कुछ स्थानों पर 18 जून तो कुछ स्थानों पर 21 जून लिख दिया गया है ना। क्यों लिख दिया गया है? बात स्पष्ट हो चुकी है कि बदायूनी ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा, 21 जून कर दिया। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा, 18 जून कर दिया। हम उत्तर क्या करें एग्जाम में? हमसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, आपका उत्तर होना चाहिए 18 जून 1576। कारण हल्दी घाटी के मैदान में ही एक बड़ा सा शिलालेख लगा हुआ है, एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, राज्य सरकार का उस पर हस्ताक्षर है, और वहां पर डेट क्या लिख रखी है? 18 जून लिख रखी है। बाकी ये युद्ध तो प्यारे मित्रों 3 दिन चला था। युद्ध की शुरुआत खमनोर से हुई और युद्ध समाप्त गोगुंदा में हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में जीता कौन? यह भी एक बड़ा सवाल है। कुछ कहते हैं अकबर जीता, कुछ कहते हैं प्रताप जीता। तो प्यारे विद्यार्थियों, हल्दी घाटी के युद्ध में कोई नहीं जीता। क्योंकि अकबर जीता ऐसा हम नहीं कह सकते। कारण कि जीत का मतलब क्या? जीत के मायने क्या? क्या प्रताप पकड़ा गया? नहीं। क्या प्रताप ने अधीनता स्वीकार कर ली? नहीं। क्या प्रताप युद्ध में मारा गया? नहीं। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या प्रताप जीता? ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद बताया जाता है कि प्रताप को जंगल जंगल भटकना पड़ा। विजेता जंगलों में नहीं भटकता। तो इसीलिए इस युद्ध को क्या कर दिया जाए? अनिर्णायक करार दे दिया जाए। यही डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी कहा कि युद्ध में कोई नहीं जीता, यह युद्ध अनिर्णायक रहा। और देखा जाए, युद्ध का पूरा मूल्यांकन किया जाए तो अकबर का नुकसान ज्यादा था। अकबर के सैनिक भी ज्यादा मरे, अकबर का आर्थिक रूप से भी नुकसान हुआ, जन धन की हानि हुई, और सबसे बड़ी बात, जीतने वाले की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। लेकिन यहां पर तो प्रतिष्ठा में वृद्धि किसकी हुई? महाराणा प्रताप की। आज भी अगर हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध किया, मुगलों से संघर्ष किया। महाराणा प्रताप ने कोई बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं किया था। महाराणा प्रताप ने कोई मेवाड़ की सीमाओं का बहुत अधिक विस्तार नहीं किया था। लेकिन फिर भी हम अगर 500 साल बाद में भी महाराणा प्रताप का नाम सम्मान से लेते हैं, इसका कारण है महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया। कर्नल जेम्स टॉड ने तो यहां तक लिखा है कि अरावली की ऐसी कोई चोटी और ऐसी कोई घाटी नहीं जो प्रताप की कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र ना हुई। तो अगर प्रताप की पराजय भी हुई है तो वो कीर्ति युक्त है। तो प्रतिष्ठा में किसके वृद्धि हुई? महाराणा प्रताप के। और हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में बताया जाता है अकबर तो खुश था ही नहीं। इसी युद्ध के बाद अकबर ने मान सिंह को सेनापति के पद से हटा दिया था और खींचीवाड़ा का कोतवाल बना दिया था। खींचीवाड़ा पड़ता है वर्तमान में झालावाड़ में।
यहां का क्या बना दिया था, कोतवाल, थानेदार बना दिया था। तो हल्दी घाटी के युद्ध के परिणामों से अकबर खुश नहीं था, यह बात तो सिद्ध हो चुकी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर जीता था। उल्टा पलड़ा किसका भारी रहा, प्रताप का। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि प्रताप जीत गया, क्योंकि इस युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप को भी उस समय कुंभलगढ़ बाद में अलग अलग स्थानों पर भटकना पड़ा। तो यह युद्ध क्या रहा, अनिर्णायक रहा। ना प्रताप जीता ना अकबर जीता, ना, सीधा सा अर्थ यह निकाला जाए। अब अकबर के दरबार में कौन रहता था, अकबर के दरबार में रहता था पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़। और हमने बात पहले ही कर ली कि पृथ्वीराज राठौड़ को इस साहित्य में क्या कहा जाता है, पिथड़ कहा जाता है। और जब चर्चा चल रही थी तो उदय सिंह जी के बाद मेवाड़ का राणा कौन बनेगा, और इस विषय पर पृथ्वीराज राठौड़ ने पहले ही कह दिया था कि दुआ करो कि जगमाल बने, क्योंकि प्रताप बन गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो अब दरबार में कौन मजे ले रहा, पृथ्वीराज राठौड़। देखो अकबर के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है वर्तमान में, लेकिन कुछ तो खास बात थी उसमें भी। अपने ही दरबार में अपने ही दरबारी से दुश्मन की प्रशंसा सुनना आसान नहीं होता। और ये पृथ्वीराज राठौड़, और एक महान विद्वान का नाम ध्यान रखना, कवि दुर्सा आढ़ा। कवि दुर्सा आढ़ा ना, किरतार बावनी ग्रंथ के रचनाकार, ये भी अकबर के दरबार में रहते थे। और ये भी किसकी प्रशंसा करते थे, महाराणा प्रताप की। रोज रात को कविता लिखे कि ये प्रताप मारे, ये मुगल भागे, सुबह जाए अकबर के दरबार में, बोले बादशाह आज एक कविता लिखी है, बोले सुनाओ, बोले ये प्रताप मारे, ये मुगल भागे। बादशाह कविता सुनकर ताली भी बजाता था और इनाम भी देता था। ये पृथ्वीराज राठौड़ भी मजे ले रहा था। बोले बादशाह अकबर कैसा लगा हमारा प्रताप, हमने तो पहले ही कहा था ना कि दुआ करो कि कौन बने राजा, जगमाल बने, क्योंकि अगर प्रताप राजा बन गया तो लेने के देने पड़ ही जाएंगे। तो अब अकबर के लिए चिंता का विषय हो गया। दरबार में भले ही अकबर खुश होता हो, हंसता हो, लेकिन उसकी अंतरात्मा तो जानती थी कि यह प्रताप के साथ युद्ध लड़ा गया, वो सौदा महंगा पड़ गया। अब तो उसके दरबारी भी उसके क्या ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं। ऐसे में अब अकबर के लिए जरूरी हो गया था कि वो वापस कोई न कोई निर्णय ले, कुछ न कुछ करे। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर स्वयं एक बार मेवाड़ आया था 1576 में। और इस समय अकबर ने उदयपुर का नाम बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया था। उदयपुर का नाम बदलकर क्या रख दिया था, मुस्तफाबाद। किसने रख दिया था, अकबर ने। कब रख दिया था, 1576 में। इसी समय अकबर ने मेवाड़ में एक सिक्का भी जारी किया था, जिसको एलची सिक्का कहते हैं। क्या कहते हैं, एलची सिक्का। तो अब होने क्या लगा, अकबर के ही दरबार में अकबर के ही मजे लिए जा रहे थे। ऐसी स्थिति में अकबर संकट में था कि क्या करूं, कैसे करूं। वापस जब तक मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा तब तक तो इसी तरह से मजे लिए जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अकबर ने क्या कर दिया, प्रताप के विरुद्ध नियुक्ति कर दी शाहबाज खां की। किसकी कर दी, शाहबाज खां। तो सेना देकर किसको भेजा गया, शाहबाज खां को। 1577 से लेकर 1580 तक ये शाहबाज खां मेवाड़ में रहा। और ध्यान रहे, इस दौरान शाहबाज खां ने मेवाड़ पर कितनी बार, 3 बार हमले किए। कितनी बार हमले किए, 3 बार हमले किए। तीनों बार हुई झड़प में शाहबाज खां विजयी हुआ, लेकिन प्रताप को पकड़ने में यह भी नाकाम रहा। लेकिन इस शाहबाज खां की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो ध्यान रखना। इसने 1578 ईस्वी में 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इस पर अधिकार कर लिया था, कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था।
ये शाहबाज खां की बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे पहले या इसके बाद वापस कोई भी कभी भी कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार नहीं कर सका। ये एकमात्र मुस्लिम सेनापति है शाहबाज खां जिसने क्या किया, कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। इसके अलावा अन्य कोई भी सेनापति, चाहे वो कोई भी हो, इवन बताया जाता है उदय सिंह के काल में मारवाड़ के शासक राव मालदेव ने भी क्या किया था, कुंभलगढ़ पर हमला किया था, लेकिन वह भी कुंभलगढ़ को जीतने में क्या रहा था, असफल रहा था। तो इसके बारे में यह ध्यान रखो कि शाहबाज खां एकमात्र मुस्लिम सेनापति है जिसने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था। आगे बात करें मित्रों, शाहबाज खां भी वापस लौटा। पूछा अकबर ने क्या हुआ, बोले कुंभलगढ़ जीत लिया। अरे बोले कुंभलगढ़ जीत लिया कोई बात नहीं, प्रताप का बताओ। बोले साहब वो तो नहीं मिला, अब क्या करें। अकबर ने 1580 में ही सेना देकर भेजा अब्दुर रहीम खान ए खाना, अब्दुल रहीम खान ए खाना। नाम तो सुना होगा अब्दुल रहीम खान ए खाना, हिंदी साहित्य में वो कई बार आते हैं। रहीमदास जी क्या है, रहीमदास जी। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे तो फिर ना मिले, मिले तो गांठ पड़ जा। ये वही रहीमदास जी। क्या किया, सेना देकर किसको भेजा गया, रहीमदास जी को भेजा। रहीमदास जी सेना लेकर आए और कहां पर डेरा लगाया, भीलवाड़ा में एक जगह है शेरपुर, जगह का नाम क्या है, शेरपुर। यहां पर क्या कर दिए, अपने टेंट वेंट बना दिए और अपनी सेनाओं को यहां पर ठहराया। अच्छा, रहीमदास जी पढ़े लिखे आदमी, समझदार आदमी, जानते थे प्रताप से युद्ध करने जा रहे हैं। और प्रताप के हाथ से चित्तौड़ तो पहले से उदय सिंह के काल से निकल गया था, कुंभलगढ़ भी हाथ से निकल गया था। अब प्रताप ने क्या कर लिया, अपनी युद्ध नीति बदल दी थी। वो गुरिल्ला पद्धति अपना चुका था भीलों वाली, और जंगलों में ही रहता था और वहीं से क्या करता था, मुगलों के थानों पर अभियान करता था। तो रहीमदास जी जानते थे प्रताप को पकड़ने में महीने लगे, 2 महीने लगे, कुछ फिक्स तो है नहीं। ऐसी स्थिति में क्या कर गया, रहीमदास जी विद फैमिली आया, पूरे परिवार को लेकर आए। अब सारा परिवार साथ में लेकर आए और अपने फैमिली को यहां टेंट में छोड़ा। और रहीमदास जी किसको ढूंढने निकल गए, प्रताप को। और महाराणा प्रताप के सुपुत्र का नाम, बड़े बेटे का नाम था अमर सिंह। जैसे ही पता चला कि रहीमदास जी तो प्रताप को ढूंढने के लिए जंगल में गए, इधर से अमर सिंह जी आए और क्या कर दिया, अटैक कर दिया और रहीमदास जी के पत्नी और बच्चों का क्या कर लिया, अपहरण कर दिया, सीधे महाराणा प्रताप के पास। प्रताप ने देखा, रे आज ये क्या लेके आ गया, तो किसका उठा के लेके आ गया। बोले वो आया है ना दिल्ली से। बोले कौन आया है, अरे वो अकबर, अकबर का वो रहीमदास। वहां बोले तो वो आपको पकड़ने आया, मैं इन्हें उठा लाया। प्रताप ने कहा, मूर्ख, वीर है, योद्धा है, तो जाकर उससे लड़। ये बच्चों को और महिलाओं को क्या उठा के लेके आया, जाओ वापस करके आओ और सम्मान के साथ वापस पहुंचाओगे। वापस जाना पड़ेगा। बोले हाँ। अब अमर सिंह जी वापस रहीमदास जी के बीवी बच्चों को लेकर वापस आए रहीमदास जी के पास। बोले ये ले रे तेरा। बोले क्या हुआ। बोले हुआ तो बहुत कुछ था, पर तेरे तकदीर अच्छे हैं कि तेरा दुश्मन एक राजपूत है और वो भी महाराणा प्रताप। ये लो। अब रहीमदास जी ने सोचा कि प्रताप से युद्ध नहीं कर सकते, वो एक महान व्यक्ति। रहीमदास जी बिना लड़ाई क्या कर गए, रिटर्न अकबर के पास। बोले बादशाह तुम महान हो सकता है भविष्य में अकबर को बड़ा महान नाम से याद किया जाए, अच्छे राजा के तौर पर याद किया जाए, लेकिन जब भी प्रताप के साथ अकबर का नाम लिया जाएगा, अकबर छोटा पड़ जाएगा। अरे बोले हुआ क्या, तेरी तबीयत तो ठीक है, गया तो बड़ा जोश में था, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बोले प्रताप केवल योद्धा नहीं है, विशाल हृदय का धनी है। बोले हुआ क्या। बोले उसके बेटे ने मेरे बीवी बच्चों का अपहरण कर लिया था
उसने सम्मान के साथ वापस भेजा। अकबर ने कहा मतलब प्रताप वीर होने के साथ साथ एक अच्छा व्यक्ति भी है। बोले हाँ, ऐसा आदमी तो हमारे दरबार में होना ही चाहिए। 1580 में अकबर स्वयं कहां पहुंचा? मेवाड़ पहुंचा। फिर एक बार कहां आए? मेवाड़ आए। और इस समय लगभग 2 महीने ठहर कर स्वयं अकबर ने जंगलों में अभियान किए कि कहीं प्रताप मिल जाए। किसी भील के बच्चे को भी पकड़ के पूछे प्रताप को देखा? बोले कौन से प्रताप? अरे बोले महाराणा प्रताप। बोले 2 साल से हमने नहीं देखा, आपने कहां से देख लिया? अकबर को बड़ी चिंता हुई थी। बोले हम इतने सुधारात्मक कार्य किए, इतने अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन फिर भी मुझे वो जन समर्थन नहीं मिल सका जो महाराणा प्रताप को मिला हुआ है। एक बार प्रताप मेरे सामने आ जाए। इस समय अकबर ने घोषणा कर दी थी कि एक बार प्रताप कह दे कि अकबर मेरा दोस्त है, अकबर मेरा मित्र है, आधा राजपुताना प्रताप के नाम कर दूंगा। लेकिन प्रताप ने कभी भी अकबर से मुलाकात नहीं की थी। इस समय अकबर ने क्या किया? जगह जगह थाने बिठा दिए थे ना, जहां भी प्रताप दिखे प्रताप को पकड़ो। एक राजसमंद जिले में था दिवेर का थाना, दिवेर। इसी तरह से एक थाना बिठाया गया देसूरी में। इसी तरह एक थाना बिठाया गया देबारी में, देबारी उदयपुर। इसी तरह से एक थाना था नाडोल में। इसी तरह से एक थाना था डूंगरपुर में। इस तरीके से जगह जगह अकबर ने क्या कर दिए? पुलिस चौकियां बिठा दी, थाने बिठा दिए। तो प्रताप जहां पर भी दिखे प्रताप को पकड़ो। इसमें एक थाना बड़ा महत्वपूर्ण था, दिवेर का थाना। ये दिवेर का थानेदार था अकबर का चाचा शेरिया सुल्तान खां। क्या नाम था? शेरिया सुल्तान खां। बात थी 1582 की, 1582। और महाराणा प्रताप के बेटे का नाम हम बार बार ले रहे हैं, अमर सिंह। ये अमर सिंह जी ने 1582 में, अक्टूबर की बात है, दिवेर के थाने पर अटैक किया। और इतना तेज गति से अटैक किया कि मुगलों को झांका ही नहीं पड़ा कब हमला हो गया। शेरिया सुल्तान खां बताया जाता है अमर सिंह के सामने गया, घोड़े पे सवार था, और अमर सिंह ने अपने भाले से इतना तीव्र प्रहार किया कि वो भाला हेलमेट को चीर के खोपड़ी में घुसा, खोपड़ी को चीर के घोड़े में घुसा, और घोड़े को चीर के जमीन में घुसा। शेरियो उंदो। ये दृश्य देखकर मुगल तो मैदान छोड़कर भागे सीधे अकबर के पास। बोले बादशाह अकबर के बांध दो। तो क्या बांध दो? कि प्रताप को पकड़ के लाया को नहीं? अरे प्रताप तो लाया को नहीं, थुआड़ो काको गियो लंबो के हैं दिया दो एक बचीर जो मर गयो। सांसें फूल गई थी मुगलों की, इतना तेज गति से अटैक हुआ, हवा तक नहीं लगी। और इसीलिए दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टॉड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन। किसने कहा है? कर्नल जेम्स टॉड ने कहा। अब अकबर चिंता में आ गए कि क्या करें। इधर महाराणा प्रताप की भी लगातार युद्ध करने के कारण आर्थिक स्थिति बड़ी ही कमजोर हो रही थी। विद्वानों तो यहां तक कहा है कि प्रताप को इस समय घास की रोटियां खानी पड़ी है ना। हम चर्चा करेंगे इस विषय पर भी कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि महाराणा प्रताप की आर्थिक स्थिति बड़ी ही कमजोर हो चली थी। चिंता यह थी कि अब सेना का फिर से पुनर्गठन करना, फिर से हथियार गोले बारूद करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और इधर अकबर की लगातार बदनामी हो रही थी। अकबर ने जितने भी अभियान किए, हर अभियान में अकबर को मुंह की खानी पड़ी। ऐसी स्थिति में अब अकबर ने निर्णय लिया कि कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और अब प्रताप चिंता में था कि अब मुगलों से सामना कैसे किया जाए। और इसी समय एक महापुरुष आता है भामाशाह।
उनकी क्या भूमिका, प्रताप ने क्या किया और अकबर ने क्या निर्णय लिया, ये तो जानने के लिए कल की क्लास देखें, अगली क्लास देखें। तो सारी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे मित्रों। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको पढ़ने में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, और पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपके लिए पूरा सिलेबस करवाऊं, अच्छे से करवाऊं। आप क्लास को शेयर जरूर कीजिए और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को सब्सक्राइब जरूर करवाइए, तभी मुझे भी पढ़ाने में थोड़ा सा मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि और क्या सुधार करें। आपके हर सुझाव को मैं मानूंगा, सुनूंगा और पूरा प्रयत्न करूंगा कि और अधिक और बढ़िया करूं। क्लास को शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।